हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नील का फिजिक्स क्लासेज में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स। और हमारे चल रहा है चैप्टर फर्स्ट में हमारे जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है वह है हमारे पास में था कूलॉम का नियम, और प्रावैद्युतांक का टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुका है। और आज का हमारा टॉपिक था कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम यही देखेंगे कि जो कूलॉम बल लगता है दो चार्ज के बीच में, उनकी डायरेक्शन किस प्रकार से होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं देखते हैं तो किसी भी प्रकार से टॉपिक आपके समझ में नहीं बैठेगा। पूरा वीडियो आप कंप्लीट देखिए, उसके बाद आपके टॉपिक ज़रूर समझ में आएगा। बस कंडीशन यही है कि उस पूरे टॉपिक को आप एक बार तसल्ली से समझ लीजिए, क्या पॉइंट में कहा जा रहा है, किस प्रकार से इसको हल किया जा रहा है। उसके बाद तो टॉपिक अपने आप ही ईजी हो जाता है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ले रहे हैं सदिश निरूपण, जिसमें हम यह बताएंगे कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन किस प्रकार से होगी। क्या सेम डायरेक्शन में होंगे, विपरीत डायरेक्शन में होंगे, किस प्रकार की उनकी डायरेक्शन होगी, वो देखते हैं अब हम यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, और उस डायग्राम के द्वारा ही आपका आधा टॉपिक तो क्लियर हो जाता है। तो इसके अनुसार माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं। अब ये कौन सी पोजीशन पर हैं ये हमें पता नहीं है, इसलिए इनकी स्थिति का निर्धारण करने के लिए जिस सदिश का उपयोग किया जाता है 11th कक्षा में आप जानते हो, उसे बोला जाता है उनका स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश की कैलकुलेशन की जाती है मूल बिंदु के द्वारा। तो माना कि ये किसी निर्देश तंत्र में थे, जहाँ पर आप एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तो यहाँ पर यह मूल बिंदु और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, यदि हम Q1 के कारण Q2 पर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारी डायरेक्शन होगी Q1 से Q2 की ओर। यदि हम Q2 से Q1 की ओर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमारी डायरेक्शन है Q2 से Q1 की ओर। माना कि हम Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं, तब इन दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली है 1 के कारण है 2 पर, तो 2 1, इस प्रकार से आप इसको दर्शाओगे। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि दोनों आवेश सजातीय प्रकृति के हैं, अर्थात दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या दोनों आवेशों पर नेगेटिव चार्ज है, तब दोनों आवेश एक दूसरे को दूर भेजने का प्रयास करते हैं, अर्थात उनके बीच में रिपल फोर्स लगता है। तो यदि हमारे पास ये दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हों, तब इनके बीच में जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी बाहर की ओर। और यदि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो बल की डायरेक्शन हो जाएगी एक दूसरे की ओर आते हुए, यानी आकर्षण बल। तो यहाँ पर माना कि Q1 चार्ज पर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से? Q2 की वजह से। तो इसको दर्शाएंगे F12 वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड में, यानी Q2 आवेश जो होगा वह Q1 को इधर की ओर भेजने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार से Q2 आवेश के ऊपर Q1 की वजह से फोर्स लगेगा, तो यह Q2 आवेश को इधर की ओर भेजने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर बल की वैल्यू क्या हो गई? 2 पर फोर्स लग रहा है, किसके कारण? 1 के कारण। तो यह हो गया इसका सिंबल। तो F12 का मतलब क्या हो गया? 2 की वजह से 1 पर फोर्स, और F21 का मतलब हो गया 2 पर फोर्स है किसकी वजह से? 1 की वजह से। तो यह हमारे पास में एक डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। यदि Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं तो डायरेक्शन इसकी हो जाएगी इस साइड में, Q2 से Q1 की ओर जाएंगे तो डायरेक्शन हो जाएगी इसकी इस साइड में। अब चूंकि O से लेके ये जो Q1 आवेश है वो मान लीजिए A पॉइंट पर स्थित है, Q2 जो था वो आपके B पॉइंट पर था, तो OA जो है वह एक सदिश, OB क्या है? वह भी एक सदिश, और A से B जो है वह भी एक सदिश है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब यहाँ पर सदिशों को जोड़ने का नियम हमें ज्ञात होना चाहिए। और यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर लगेगा त्रिभुज का सदिश योग का नियम। तो त्रिभुज के सदिश योग नियम से हम यह जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाएं यदि दो कर्मागत सदिशों को दर्शाती हैं, जैसे यहाँ O से A, A से B कर्मागत भुजाओं के द्वारा
दो सदिशों को दर्शाया जाता है तो इनका परिणामी सदिश जो होगा वह त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में होगा, जो कि इनको सामने से आके मिलता है। तो यह हम जानते हैं। तो इसकी आपको पहले लैंग्वेज लिखनी है कि माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश, माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं तथा जिनका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर व R2 वेक्टर है। तब अब इसको हम हल कर लेंगे। तब त्रिभुज के सदिश योग नियम से, तब हमारे को इसमें ज्ञात यह करना है कि हमें F12 का मान ज्ञात करना है, F21 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दो आवेश हैं, कुछ दूरी पर स्थित हैं, निर्वात में स्थित हैं, बिंदुवत हैं, स्थिर हैं। तो इसका मतलब इनके बीच में जो बल लग रहा है वह कौन से नियम से? कूलाम के नियम से। तो F12 की वैल्यू आएगी कूलाम के नियम से, F21 की वैल्यू आएगी कूलाम के नियम से। यहाँ पर अब हमें दिशा भी बतानी है, इसलिए इनको लेंगे हम वेक्टर फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं त्रिभुज के सदिश योग नियम से। तो त्रिभुज के सदिश योग नियम से कर्मागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के क्या होता है? बराबर। तो यहाँ कर्मागत भुजा है R1 और R21। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर। अब चूंकि कूलाम के नियम में जो दूरी काम में ली जाती है वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है। इसका मतलब हमें किसका मान पता होना चाहिए? R21 का या R12 का मान। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे R21 का मान। तो यहाँ पर आ जाएगा R21 वेक्टर बराबर, यहाँ पर पहले से R2 वेक्टर है, R1 का पक्षांतरण इधर हो जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा R1 वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि Q2 से Q1 का कैलकुलेशन किया जाता है तो यही रूप इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार R12 वेक्टर बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब हम ज्ञात करेंगे F12 का मान और F21 का मान, यानी Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण वैद्युत बल और Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर वैद्युत बल कूलाम के नियमानुसार। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका आगे का डेरिवेशन। अब कूलाम के नियमानुसार Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण वैद्युत बल या कूलाम बल 1 पर लग रहा है 2 के कारण, तो F1 पर 2 के कारण बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों आवेश निर्वात में है, Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मोड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है और सदिश को उसी सदिश से यदि हम गुणा करते हैं तो उसका मॉडुलस हमारे को प्राप्त होता है, अर्थात यह एक अदिश राशि हो जाती है। और साथ में आ जाएगी उसकी दिशा R12 कैप, क्योंकि F12 की दिशा R12 के अनुसार होगी, अर्थात फोर्स की दिशा जो है वह 2 से 1 की ओर है। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी फॉर्मूले को आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हो कि F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, किस रूप में और लिख सकते हैं अब हम इसको? और तो यहाँ पर हमारे पास चूंकि एकांक सदिश की परिभाषा हम जानते हैं और वह होती है सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो यहाँ पर 1 2 है, तो यहाँ पर R12 1 2 और 1 2।
तो R12 कैप की जगह मैं पुट कर सकता हूँ R12 वेक्टर और R12 वेक्टर का मॉडुलस। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पावर पहले से हैं, 1 पावर और आ जाएगी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला इस प्रकार से और बन जाता है R12 वेक्टर और पावर कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पर आ जाएगा R12 वेक्टर समीकरण नंबर 2। यह इसका एक्स्ट्रा फॉर्म है। बाकी आपका जो क्वेश्चन है वह आपके समीकरण नंबर से ही कंप्लीट हो जाता है। 4 समीकरण जो है वह इसका अन्य रूप हो सकता है, और इसी रूप को हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, वो आपके सिर्फ समझने के लिए है, बाकी आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इसका नेक्स्ट फॉर्म बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, क्योंकि R12 का मान अभी हमने निकाला था R1 माइनस R2 वेक्टर, तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं R1 वेक्टर R2 वेक्टर मॉडुलस की पावर 3, और यहाँ लिख सकते हैं हम इसको R1 माइनस R2 वेक्टर इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 4 और समीकरण 5 इस समीकरण के ही अन्य रूप हैं। नेक्स्ट अब लेते हैं अब हम Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण वैद्युत बल। तो सेम इसी तरीके से Q2 पर है Q1 के कारण, तो F2 पर 1 के कारण फॉर्मूला वही बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और अब हमारे पास में आ जाएगा R21 वेक्टर मोड स्क्वायर और R21 कैप। इक्वेशन नंबर दे दिया इसको 6। इक्वेशन 3 में हमारे पास में है R कैप की जो डायरेक्शन है वह 2 से 1 की ओर है, जबकि 6 में हमारे पास में है 1 से 2 की ओर, जबकि दोनों का जो परिमाण है वह बराबर है, अर्थात दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वह समान है, लेकिन एक की दिशा Q1 से Q2 की ओर और एक की दिशा Q2 से Q1 की ओर है। समीकरण 6 का जो रूप है वह इस प्रकार से भी बन सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर इतना समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दोनों समीकरण जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं आपके इसको अन्य रूप देने के लिए, बाकी आप क्वेश्चन में इतने को भी समझा सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं इनको लिखना तो आप इनको लिख भी सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि R12 कैप बराबर है मान में R21 कैप के, यानी R12 कैप और R21 कैप एक दूसरे के बराबर हैं मान में, लेकिन दिशा में दोनों एक दूसरे की क्या है विपरीत, और सदिश में विपरीत दिशा के लिए कौन सा साइन लगाते हैं नेगेटिव का साइन। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 7। तो अब हमारे पास R12 कैप की जगह मैं पुट कर सकता हूँ माइनस R कैप 21, या 21 की जगह मैं लिख सकता हूँ 12, लेकिन साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का। तो समीकरण 3 में 12 की जगह मैं पुट कर दूंगा R21, तो समीकरण 3 और समीकरण 7 से। तो नेक्स्ट हल करते हैं अब इसको, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब समीकरण 3 का अब जो नया रूप होगा समीकरण 3 व समीकरण 7 से, तो F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये परिमाण है और मान दोनों के बराबर हैं, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस R21 कैप, यहाँ 12 की जगह आ गया -21 कैप। यदि माइनस का साइन आगे आ जाता है तो फॉर्मूला बन गया F12 वेक्टर बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R21 कैप। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 8। समीकरण 8 में यह जो ब्रैकेट वाली राशि है वह समीकरण 6 के तुल्य है, अर्थात ब्रैकेट में जो मान है वह F21 वेक्टर के बराबर है, इसलिए F12 वेक्टर बराबर माइनस, और ये पूरा मान किसके बराबर है
F21 वेक्टर के बराबर है। इक्वेशन नंबर 9। तो समीकरण 9 से हमारे पास यह पता चल रहा है। अब यदि हम दोनों का परिमाण लेते हैं तो परिमाण लेने पर माइनस वाला जो मान होगा वह भी आपके पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों के परिमाण आपस में क्या होंगे, बराबर। लेकिन दिशा के लिए मॉडुलस नहीं लगाएंगे तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा माइनस का साइन। और माइनस का साइन हमें क्या बताता है, दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। तो समीकरण 9 से हमें यह पता चल रहा है यदि एक बल बाहर की ओर लग रहा है तो दूसरा बल इस दिशा में लगेगा। यदि एक बल इस दिशा में लग रहा है तो दूसरा बल इस दिशा में लगेगा। दोनों के बीच में प्रतिकर्षण है तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में। दोनों के बीच में आकर्षण लग रहा है एक दूसरे के विपरीत आकर्षण के रूप में, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगी, विपरीत होगी, लेकिन परिमाण यानी वैल्यू दोनों की क्या होगी, समान होगी। और यह जो नियम हमारे को दिख रहा है यह न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार है। वहाँ पर भी हमारे पास में F12 बराबर -F21 वेक्टर प्राप्त हुआ था। तो अब हम यह भी कह सकते हैं कि कूलाम का नियम जो है वह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो यह था हमारे पास में कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, और जिसके अनुसार हमें यह पता चला कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल परस्पर मान में समान होंगे तथा दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। यही था हमारे पास में इसका सदिश निरूपण। तो यहाँ पर हमारे पास में कूलाम के नियम के तीनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। कूलाम का नियम, परावैद्युतांक और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण यानी उसकी डायरेक्शन के बारे में भी हमने कैलकुलेशन किया। तो अब इन तीनों टॉपिकों से हम एक सारांश निकालते हैं, और वह सारांश हमारे को जो मिल रहा है तो हम यह नेक्स्ट टॉपिक दे सकते हैं कि कूलाम के नियम से संबंधित कुछ बातें, नियम से संबंधित कुछ तथ्य यानी बातें। तो पहला कथन हमारे पास में यह है कि कूलाम का नियम वर्ग व्युत्क्रमानुपाती नियम का क्या करता है, पालन करता है। सेकंड कंडीशन हमारे पास में यह होती है कि कूलाम का नियम वहीं पर लागू होता है जहां पर आवेश बिंदुवत रूप में हो तथा दोनों आवेश स्थिर अवस्था में हो। थर्ड कंडीशन, कूलाम बल या वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, आकर्षण प्रकृति का और प्रतिकर्षण प्रकृति का। नंबर 4, कूलाम का जो नियम है वह माध्यम पर भी लागू होता है और निर्वात पर भी लागू होता है, यानी माध्यम और निर्वात दोनों में यह बल लगता है। नंबर 5, माध्यम में जो बल होता है उसका मान निर्वात के बल से कम होता है। कितना गुना कम होता है, एप्सिलॉन r गुना कम होता है, और उसे ही उस माध्यम का क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक कहा जाता है। नंबर 6, कूलाम के नियम की जो रेंज होती है वह 10 की पावर -15 मीटर से यानी कुछ किलोमीटर तक भी होती है, क्योंकि 10 की पावर -15 मीटर से छोटी दूरी यदि होगी तो वहाँ पर कूलाम का नियम नहीं बल्कि वहाँ पर नाभिक का बल लगने लग जाता है। क्योंकि 10 की पावर -15 मीटर की जो दूरी होती है वह नाभिक की त्रिज्या होती है, और इसकी त्रिज्या से कम यदि दूरी किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगती है तो वहाँ पर फिर वो काम नहीं करता, वहाँ पर नाभिकीय बल काम करने लग जाता है। यहाँ पर था ये आपके कूलाम के नियम से संबंधित कुछ पॉइंट, और बाकी फिर नेक्स्ट में देखेंगे हम इस पर आधारित न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल, और साथ में हल करेंगे आवेश के क्वांटाइजेशन पर भी न्यूमेरिकल। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हुआ हो और टॉपिक यदि आपके समझ में आ रहा है तो रेगुलर आप इसको देखिए, साथ वाले स्टूडेंट को भी सेंड कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।